जीएस ओशियन एकेडमी में आप सब बच्चों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में आज का टॉपिक संसद से संबंधित है। इनसे विभिन्न प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए भारतीय ईसाई, ऑप्शन बी आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी पारसी। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंग्ल भारतीय। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। ये अनुच्छेद 331 याद रख रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? ऑप्शन ए 540, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन डी 552। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 552। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? संविधान में 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या क्या है इसका कि दिए गए विकल्पों में विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या 403 कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है परिसीमन में, इसलिए यहाँ पे सदस्यों की संख्या भी सबसे अधिक है अन्य राज्यों से। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती है। कारण है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। आपको नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर अपना उत्तर का सही चयन करना है। ऑप्शन ए कहता है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको इन 4 में से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन ए भी सही है। कथन, सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण इसका, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। दोनों सही है और कथन और कारण की व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इसका वो व्याख्या देख लेते हैं। कथन कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है और यदि सरकार पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार को गिरने का खतरा रहता है। तो नियम 184 याद रखिएगा कि इसके तहत बहस होता है। बहस सरकार इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अगर वो उसको विश्वास नहीं मिलेगा तो वो हार जाएगी और सरकार गिर जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी बी डी जत्ती, ऑप्शन डी बी बी गिरी। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मावलंकर। इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल में एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। यानी कि आप समझ गए कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अनंत शयनम आयंगर जो है वासुदेव मावलंकर के मरने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय संसद का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी इरविन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इरविन।
संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनाड ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। नींव रखी थी कनाड ने और इसका जो है उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए राज्यसभा में 10 सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा में 2 सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा में 15 सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80, कौन सा अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो प्राप्त हो उनसे लिए जाते हैं। अब इसमें खेल भी शामिल हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए आप जानते होंगे 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का अध्यक्ष ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी संसद द्वारा चयनित होता है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66(1) में भी किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। और इसका कारण है, रीजन है, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है आपको। कूट 1 में कहता है, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कर से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी उधार या ऋण से लेने से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 110, याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध
उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल हैं, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को किया जाना चाहिए यानी पहुंचा दिया जाना चाहिए, यानी कितने दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है? ऑप्शन ए 12 दिनों के लिए, ऑप्शन बी 14 दिनों के लिए, ऑप्शन सी 16 दिनों के लिए, ऑप्शन डी 18 दिनों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 दिनों के लिए, यानी 14 दिनों के लिए राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। इसके बाद अनिवार्यतः उसको जो है लोकसभा को भेजना ही पड़ेगा। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 109, ये अनुच्छेद याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा की उसकी सिफारिश के लिए पारित किया जाता है, जिसे राज्यसभा मात्र अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। हमारा अगला प्रश्न, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन बी, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, ये याद रखे रहिएगा। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक या मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन डी, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूटों में आपको सही उत्तर बताना है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा, ऑप्शन ए है लोकसभा से 11, राज्यसभा से 5, कुल 16। ऑप्शन बी है लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कुल 22। ऑप्शन सी है लोकसभा से 10 सदस्य, राज्यसभा से 5 सदस्य, कुल 15 सदस्य। ऑप्शन डी है लोकसभा से 17 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य और कुल 27 सदस्य। तो बताना है आपको लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, यानी कुल कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखे रहिएगा। यह केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के लेखाओं की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के विभिन्न विभागों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है। हमारा अगला प्रश्न,
इंपॉर्टेंट प्रश्न, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। हमारा 19वां प्रश्न है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन बी विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, ऑप्शन सी प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, ऑप्शन डी कार्यपालिका को रीट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद अपना अधिकतर कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। भारतीय संविधान के परिवर्तन के बाद से संसदीय समितियां कुछ हद तक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन किया जाता है। समिति का गठन या तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अभी दोनों सदस्यों का उदाहरण आपने देखा था, लोक लेखा समिति। हमारा 20वां प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ऑप्शन ए मर्यादा, ऑप्शन बी पक्ष त्याग, ऑप्शन सी अंतर प्रश्न, ऑप्शन डी बैठ जाना। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बैठ जाना, यील्डिंग ऑफ द फ्लोर, यील्डिंग ऑन द फ्लोर। सदन के अध्यक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है एवं अन्य किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है। संसदीय परंपरा में इस प्रक्रिया को बैठ जाना कहते हैं। हमारा 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको राष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? यानी राष्ट्रपति में भी मतदान कर सकते हैं और राज्यसभा में भी। ऑप्शन ए संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ऑप्शन बी संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। यानी निम्न सदन, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। इसी के साथ ये कंटेंट खत्म होता है। अगला जीएस का फिर मैं लाता हूँ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।